हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि भारत में किस तरह से उदारीकरण के विचार को अपनाया गया और इसके साथ ही भारत में सुधार आरंभ हुए। जैसा कि फ्रेंड्स हम जानते हैं कि आज़ादी के बाद से भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था को विश्व बाजार के लिए खोला नहीं था। इसलिए आज की हम वीडियो में बात करेंगे कि भारत ने उदारीकरण कैसे अपनाया और किस तरह से अपनी अर्थव्यवस्था में सुधार किया। स्वतंत्रता पश्चात भारत ने अपने विकास के लिए नियोजन के विचार को अपनाया। इसका उद्देश्य राष्ट्र के धन का न्यायसंगत वितरण सुनिश्चित करते हुए प्रगति के पथ पर सुदृढ़ता के साथ चलना एवं आगे बढ़ना था। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते ही होंगे कि आज़ादी के बाद भारत ने अपना विकास करने के लिए प्लानिंग के विचार को अपनाया था, नियोजन के विचार को अपनाया था। इसका उद्देश्य यही था कि देश को आगे ले जाया जा सके, एक प्लान के साथ देश को मजबूत बनाया जा सके। इसके साथ ही आज़ादी के बाद जितनी भी सरकारें भारत में आई, सभी क्रमिक सरकारों ने 1991 तक राज्य के महत्वपूर्ण हस्तक्षेप और मौद्रिक विनियमन के साथ संरक्षणवादी मौद्रिक नीतियों को बढ़ावा दिया था। इसे लाइसेंस राज और राज्य नियंत्रित अर्थव्यवस्था के रूप में वर्णित किया गया है। फ्रेंड्स, कहने का मतलब ये है कि सरकारों ने लाइसेंस की व्यवस्था रख रखी थी, संरक्षणवादी नीतियों को अपनाया था। मतलब जो उद्योग वगैरह थे वो ज़्यादातर सार्वजनिक क्षेत्र में थे और अगर किसी को कोई उद्योग लगाना होता था तो उसके लिए लाइसेंस परमिट की व्यवस्था की गई थी। पहले व्यक्ति को लाइसेंस लेना पड़ेगा, उसके बाद ही वो उद्योग खोल सकता है। तो सरकार का काफ़ी हस्तक्षेप था, सरकार काफ़ी दखल देती थी अर्थव्यवस्था में, संरक्षणवादी नीतियां अपना रखी थी और लाइसेंस राज था। इससे अर्थव्यवस्था का कुप्रबंधन हुआ तथा उच्च राजस्व घाटा हुआ और भ्रष्टाचार को भी बढ़ावा मिला। अब सरकार ने जो नीतियां अपना रखी थी व्यापार को लेकर, अर्थव्यवस्था को लेकर, उससे हुआ ये कि पूरे देश में एक कुप्रबंधन यानी कि जो मैनेजमेंट था वो बहुत ही ख़राब हो गया। जो सरकार का जो राजस्व था उसमें सरकार को घाटा देखना पड़ा। मतलब सरकार का खर्च ज़्यादा होता था और सरकार को टैक्स बहुत कम मिल रहा था। इसके अलावा इसके साथ ही भ्रष्टाचार को बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिला, जिसके चलते भारतीय अर्थव्यवस्था में सुधार की आवश्यकता महसूस की गई। फ्रेंड्स, ये हम बात कर रहे हैं 1990 के दशक की। तो 1990 के दशक में कुछ ऐसा ही माहौल था कि भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा था और सरकार को बहुत घाटा देखने को मिल रहा था। इसके साथ ही इसी समय शीत युद्ध समाप्त हो जाता है और सोवियत संघ का विघटन हो जाता है, जिस कारण से अब भारतीय अर्थव्यवस्था में सुधार की आवश्यकता बहुत ही बढ़ जाती है और इसी के चलते 1991 में भारत नई आर्थिक नीति को अपना लेता है। भारत अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए 1991 में नई आर्थिक नीति को अपना लेता है। तो फ्रेंड्स, ये बात तो हो गई एक इंट्रोडक्शन की कि कुछ समस्याएं थी और उन समस्याओं को सॉल्व करने के लिए भारत ने नई आर्थिक नीति को अपनाया। ये तो अभी हमने हल्की सी बात कर ली, ये आप इंट्रोडक्शन के पोर्शन में अपने एग्ज़ाम में लिख सकते हैं। अब हम बात करते हैं 1990 में अर्थव्यवस्था के सम्मुख आने वाली समस्याएं एवं चुनौतियां, कि 1990 में भारत की अर्थव्यवस्था के सामने कौन कौन सी समस्याएं आई, कौन कौन सी चुनौतियां आई। तो पहला है बजट घाटा। अब सबसे पहली जो समस्या थी वो थी बजट घाटा। अब हुआ ये कि सरकार का जो बजट था उस सरकार को उसमें घाटा देखने को मिल रहा था। सरकार के पास इतना ज़्यादा राजस्व आता नहीं था, उससे ज़्यादा सरकार को खर्च करना पड़ रहा था। कहने का मतलब ये है कि सरकार की आमदनी कम हो रही थी और सरकार का खर्च बढ़ रहा था। सरकार को पर्याप्त रूप से टैक्स नहीं मिल पा रहा था, बल्कि उसका खर्च बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था। तो ये एक समस्या थी। इसके अलावा उच्च ऋण सेवा दरों एवं श्रुति रिपोर्टिंग दरों के साथ भारी विदेशी ऋण ने देश की क्रेडिट रेटिंग में गिरावट और गंभीर चुकौती समस्याओं को जन्म दिया। देखिए, पहले क्रेडिट रेटिंग का मतलब समझ लेते हैं। हर देश या कंपनी का अपना एक क्रेडिट रेटिंग होता है। इसका मतलब होता है कि उस देश के अंदर कितनी क्षमता है कि वो अपने लोन को या अपने ऋण को चुका पाएगा। हर कंपनी के अंदर अपनी एक एबिलिटी होती है या हर देश के अंदर अपनी एक क्षमता होती है कि अगर हम उसको इतना पैसा देते हैं तो वो इतनी जल्दी
वो पैसा लौटा देगा। इसी के चलते सभी देशों अथवा कंपनी वगैरह को क्रेडिट रेटिंग दिया जाता है। अब देश में विदेशी ऋण ज़्यादा होने के कारण या जो ब्याज दर थी उसका ज़्यादा होने के कारण देश की क्रेडिट रेटिंग में गिरावट आ गई थी। मतलब अब देश को आसानी से लोन नहीं मिल पा रहा था। देश की जो स्थिति थी विश्व बाज़ार में वो ख़राब हो चुकी थी, और अगर अब ऐसी हालत में कोई लोन देगा भी तो वो ज़्यादा ब्याज लेगा। इसके अलावा चुकौती समस्या, मतलब कि अब जो पैसा देश ने उधार लिया है दूसरे देशों से या संस्थाओं से, उसको चुकाने में कई सारी समस्याएं आ रही थी। इसके अलावा एक समस्या थी कि पूरी अर्थव्यवस्था में दक्षता का स्तर कम होने के कारण संसाधनों की बहुत बर्बादी हो रही थी। दक्षता मतलब होता है एफिशिएंटी, कि आप अपने काम को करने में कितने सक्षम हैं। तो पूरी अर्थव्यवस्था में दक्षता की कमी थी, एफिशिएंसी की कमी थी, जिसके कारण संसाधनों की बर्बादी हो रही थी। इसके अलावा औद्योगिक क्षेत्र में मंदी, कृषि उत्पादन का ठहराव और पूरी अर्थव्यवस्था में खराब विकास की संभावनाएं गंभीर मुद्रास्फीति समस्याओं के साथ संयुक्त रूप से जुड़ी हुई थी। मतलब मुद्रास्फीति समस्या भी भारत को फेस करनी पड़ रही थी। इसके अलावा 1991 की हम बात कर रहे हैं तो भुगतान संतुलन की स्थिति बहुत तेज़ी से खराब हुई, जिससे विदेशी मुद्रा भंडार निम्न स्तर तक गिर गया था। अब देखिए दोस्तों, समस्या ये हो गई कि जो भुगतान संतुलन था वो बिगड़ गया। मतलब सरकार के पास पैसे की कमी हो गई, जो विदेशी मुद्रा थी उसकी बहुत ज़्यादा कमी हो गई। देखिए, अगर भारत को विदेशियों से कुछ खरीदना होता है तो भारत क्या करता है कि पहले विदेशी मुद्रा का यूज़ करता है। अपने देश की करेंसी देने से पहले अगर भारत के पास विदेशी मुद्रा है तो वो उसी को देकर बाहर से दूसरे देशों से सामान खरीदता है। अब समस्या ये हो गई कि विदेशी मुद्रा ही ख़त्म हो गई, और कई सारे सामान तो ऐसे हैं जो विदेशी मुद्रा यानी कि यूएस डॉलर से ही खरीदे जाते हैं। तो जब विदेशी मुद्रा की कमी हो गई देश में तो एक बहुत बड़ा संकट आ गया। कई सारी चीज़ें बाहर से देशों से आयात भी की जाती थी, जैसे कि तेल वगैरह, जो पेट्रोलियम वगैरह होता है, आयात किया जाता है। तो उसके लिए विदेशी मुद्रा की आवश्यकता थी, जो कि बहुत ज़्यादा मतलब जिसकी बहुत ज़्यादा कमी हो गई थी देश में। इसके साथ ही अब जब केंद्र सरकार बजट बनाती थी ना, तो ये नहीं देखती थी कि हमें अपने जीडीपी को इतना ऊंचा रखना है, हमें ये तरक्की करनी है, वो तरक्की। अब हालत ये हो गई थी कि सरकार कोशिश करती थी कि अब हम ब्याज को कैसे चुकाएं। मतलब केंद्र सरकार के बजट में ब्याज भुगतान लक्ष्य बन गया। अब ब्याज को किस तरह से चुकाया जाए, जो इंटरेस्ट है उसको किस तरह से चुकाया जाए, ये लक्ष्य सरकार का बन गया, जो कि किसी भी देश के लिए बहुत ही ख़राब बात है कि वो ब्याज चुकाने के लिए अपना बजट तैयार कर रहे हैं कि हमारे पास इतना पैसा आ जाए कि कम से कम हम ब्याज को चुका सकें। तो इससे आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी समस्याएं उस समय पैदा हो गई थीं। इसके अलावा अगर हम सोवियत संघ की बात करें तो वैसे सोवियत संघ का विघटन ही हो गया था, बट उससे 2-4 साल पहले की अगर हम बात करें तो सोवियत संघ की अपनी घरेलू मांग थी। इसके अलावा अमेरिका की अपनी घरेलू खर्च में वृद्धि हुई थी, जिस कारण से सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका से कई सारे गरीब देशों को कोई सहायता नहीं मिल पा रही थी। इस कारण से भी देश मजबूर हो गए कि वो अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारें। इसके अलावा विश्व में पुराने दृष्टिकोण के पतन और वैश्विक बाजारों के उदय के बाद भारत के पास आर्थिक नीति सुधारों को शुरू करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। तो फ्रेंड्स, 1990 में ये सारी की सारी समस्याएं भारत को फेस करनी पड़ रही थीं, और ये इन्हीं समस्याओं का नतीजा था कि भारत ने नई आर्थिक नीति को अपनाया। इसका एक ये भी कारण था कि जो कुछ देश थे जो पूर्वी एशिया के देश थे, अगर हम चाइना की बात कर लें, इसके अलावा जो हांगकांग है और ताइवान है, सिंगापुर है, तो इनकी अर्थव्यवस्थाएं बहुत ही तेज़ी से बढ़ रही थी, दोगुनी रफ्तार से बढ़ रही थी। इस कारण से भी भारत को ये महसूस हुआ कि अब हमें अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं आर्थिक सुधारों के उद्देश्यों की।
अब देखिए फ्रेंड्स, आर्थिक सुधारों के क्या उद्देश्य थे, ये आप अगर चाहें तो खुद भी थोड़ा बहुत, अगर आप नहीं याद है आपको पेपर में कि उद्देश्य क्या थे, तो आप बना कर लिख सकते हैं। ये चीज़ आप कभी भूलेंगे नहीं। जो समस्याएं होती हैं उन समस्याओं को हल करना ही तो उद्देश्य था। लाइक भुगतान संतुलन की स्थिति खराब हो गई थी, तो उसकी हालत में सुधार करना एक उद्देश्य हो सकता है। तो जो ऊपर अभी मैंने समस्याएं बताई जो पहले, उनको आप बनाकर, अगर आप भूल गए हैं एग्ज़ाम में कि उद्देश्य क्या है, वो अभी मैं बताऊंगा वैसे कि उद्देश्य क्या है, बट अगर आप भूल गए हैं कि उद्देश्य क्या थे आर्थिक सुधारों के, तो आप इसे बनाकर भी लिख सकते हैं। बट कोई नहीं, मैं थोड़ी सी जो मुख्य मुख्य उद्देश्य हैं उनकी अब बात कर लेता हूँ। तो इसका प्रथम उद्देश्य था राजकोषीय, मौद्रिक एवं विनिमय दर नीतियों के माध्यम से व्यापक आर्थिक स्थिरता और संतुलन लाना। मतलब आर्थिक स्थिरता, जो आर्थिक अस्थिरता भारत में पैदा हुई थी उसको ख़त्म करना और आर्थिक स्थिरता लाना, स्टेबिलिटी लाना, ये इसका एक पहला उद्देश्य था। इसके अलावा सुदृढ़ विनियमन के साथ एक प्रतिस्पर्धी वित्तीय प्रणाली को बढ़ावा देना। मतलब एक ऐसी वित्तीय प्रणाली स्थापित करना जिसमें कंपटीशन हो। इसके अलावा इसका एक उद्देश्य था न्यूनतम नियंत्रण वाला एक औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करना। पहले क्या था, सरकार का बहुत ज़्यादा नियंत्रण होता था, तो अब आर्थिक सुधारों का एक उद्देश्य था कि एक ऐसा औद्योगिक क्षेत्र बनाया जाए जिसमें बहुत ही कम नियंत्रण हो सरकार का। इसके साथ ही उत्पादकता और दक्षता में सुधार कर प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना। उत्पादकता यानी कि प्रोडक्शन में सुधार करना, एफिशिएंट यानी दक्षता का मतलब होता है कि आप अपने काम को कितनी अच्छे तरीके से कर पाते हैं। तो दक्षता में सुधार करना और एक प्रतिस्पर्धा का माहौल तैयार करना, कंपटीशन का माहौल तैयार करना। तो ये इसके कुछ प्रमुख उद्देश्य थे। अर्थव्यवस्था में सुधार करने के लिए भारत ने 1991 में नई आर्थिक नीति को अपनाया। यानी कि नई आर्थिक नीति के माध्यम से भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारा। नई आर्थिक नीति के अंतर्गत भारत ने उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण को अपनाया। फ्रेंड्स, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण को शॉर्ट में एलपीजी भी कहा जाता है। एलपीजी मीन्स लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। कई बार नॉर्मली कह दिया जाता है कि भारत ने एलपीजी को 1991 में अपनाया, तो कंफ्यूज मत होना। एलपीजी का मतलब यही है कि उदारीकरण और निजीकरण और वैश्वीकरण को भारत ने अपनाया। तो अब भारत में क्या सुधार हुए थे, इसे हम उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण के तहत ही अच्छे से समझ सकते हैं। इसके लिए हमें इनको अच्छे से एक बार समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं उदारीकरण की। लिबरलाइजेशन। उदारीकरण सरकार के नियमों में ढील को संदर्भित करता है। उदारीकरण का अर्थ ऐसे नियंत्रण में ढील देना या उन्हें हटा लेना है जिससे अर्थव्यवस्था के विकास में अवरोध पैदा होते हैं। उदारीकरण में वे सारी क्रियाएं सम्मिलित हैं जिसके द्वारा किसी देश के आर्थिक विकास में बाधा पहुंचाने वाली आर्थिक नीतियों, नियमों, प्रशासनिक नियंत्रणों, प्रक्रियाओं आदि को समाप्त किया जाता है। देखिए दोस्तों, उदारीकरण का मतलब होता है जब सरकार अपने नियमों में थोड़ा सा लचीलापन लाती है, जब प्रशासनिक नियंत्रण यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल कम हो जाता है, तो इसको हम कहते हैं उदारीकरण। कि जो सरकार है वो उद्योगों को वरीयता दे रही है, उद्योगों के लिए कोई कड़े नियम नहीं बना रही है। तो ये होता है उदारीकरण, कि सरकार के नियमों में ढील। इस प्रक्रिया में विश्व के साथ व्यापार की प्रक्रिया को उदार बनाया जाता है, जिससे न केवल अर्थव्यवस्था का विकास सुनिश्चित होता है बल्कि देश का व्यापक विकास तथा बहुमुखी उन्नति होती है। उदारीकरण सभी अनावश्यक नियंत्रण और प्रतिबंध से भारतीय व्यापार और उद्योग को उदार बनाने के उद्देश्य से लागू किया गया। ये लाइसेंस, परमिट, कोटा राज के अंत का संकेत है। देखिए दोस्तों, उदारीकरण
लाइसेंस परमिट जो राज था उसके अंत का प्रतीक है। उदारीकरण से अब सरकार ने अपने नियमों में काफ़ी ढील दे दी, लाइसेंस की व्यवस्था को ख़त्म कर दिया। अब ज़रूरी नहीं रहा कि सभी उद्योगों के लिए व्यक्तियों को पहले लाइसेंस लेना पड़े, सरकार से अनुमति लेनी पड़े या सरकार के कड़े नियमों को मानना पड़े। तो सरकार ने अब उदार नीति को अपनाया। अब हम बात कर लेते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण की प्रमुख विशेषताओं की, कि भारत ने जो उदारीकरण अपनाया उसकी क्या प्रमुख विशेषताएं थीं। पहला ये था कि इस प्रक्रिया के दौरान सरकार द्वारा एक संक्षिप्त सूची के उद्योगों को छोड़कर अन्य सभी उद्योगों में लाइसेंस की आवश्यकता को ख़त्म कर दिया गया। देखिए दोस्तों, उदारीकरण से अपनाने से हुआ ये कि अब सरकार ने कुछ उद्योगों जैसे कि रक्षा उपकरण या शराब से संबंधित उद्योगों को छोड़कर सभी उद्योगों के लिए लाइसेंस की व्यवस्था को ख़त्म कर दिया, कि अब ज़रूरी नहीं है कि सब लाइसेंस लें। इसके अलावा व्यावसायिक गतिविधियों के विस्तार या संकुचन पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया। अब पहले क्या होता था कि अगर किसी को अपनी कंपनी को बड़ा करना है तो उस पर कई तरह के प्रतिबंध लगे होते थे, कि वो अपनी मर्ज़ी के हिसाब से अपनी कंपनी का विस्तार नहीं कर सकता या अपनी व्यावसायिक गतिविधियों का विस्तार नहीं कर सकता या उसे कम नहीं कर सकता। इस पे कई सारे प्रतिबंध होते थे। बट अब उदारीकरण की नीति अपनाने से हुआ ये कि अब कंपनियों के ऊपर निर्भर हो गया या व्यवसायियों के ऊपर निर्भर हो गया कि वो जितना चाहें उतना अपनी कंपनी को बड़ा बनाएं या विस्तार करें अपने कार्यों का, या उसे कम करना है तो कम भी कर सकते हैं। इसके अलावा वस्तुओं और सेवाओं की आवाजाही पर प्रतिबंध को हटाने, वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों को तय करने में स्वतंत्रता प्रदान कर दी गई। तो जो प्रतिबंध लगे रहते थे वस्तुओं के आने ले जाने पर, तो इसको भी हटा दिया गया प्रतिबंध को। इसके अलावा अर्थव्यवस्था पर कर की दरों में कमी की गई और अनावश्यक नियंत्रण को हटा दिया गया। अब सरकार ने जो कड़े नियम बनाए थे उसको हटा दिया गया और जो सरकार ज़्यादा टैक्स वगैरह ले रही थी उसमें थोड़ी सी कमी भी की गई। जो रेट थे सरकार के लेने के, जो ऋण दर थी जो सरकार लेती थी व्यक्तियों से, उसको भी कम किया गया। इसके अलावा आयात और निर्यात के लिए प्रक्रियाओं को सरल बनाया गया। एक देश से दूसरे देश में आयात या निर्यात जो होता है भारत का, तो उसको सरल बनाया गया। अब आसानी से कोई व्यवसायी किसी दूसरे देश से भारत में सामान मंगा सकता है या अपना सामान निर्यात कर सकता है। तो जो नियम थे भारतीय सरकार के, उसको उदार बनाया। इसके अलावा भारतीय उदारीकरण की एक विशेषता ये थी कि इससे भारतीयों के लिए विदेशी पूंजी और प्रौद्योगिकी मंगाना काफ़ी आसान हो गया। अब विदेशों से भारत में इन्वेस्टमेंट करना आसान हो गया। भारतीय कंपनियां विदेशी कंपनियों से इन्वेस्टमेंट ले सकती थी। इसके अलावा प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजी का आयात कर सकती थी। अब हम बात करते हैं निजीकरण की, प्राइवेटाइजेशन की। निजीकरण वह सामान्य प्रक्रिया है जिसके द्वारा निजी क्षेत्र किसी सरकारी उद्यम का स्वामी बन जाता है अथवा उसका प्रबंधन करता है। निजीकरण में होता यह है कि कोई मान लो सार्वजनिक क्षेत्र का उद्योग है, जब उसको किसी प्राइवेट कंपनी को दे दिया जाए या किसी एक व्यक्ति के नाम कर दिया जाए या कुछ व्यक्तियों के नाम कर दिया जाए, मतलब जब वो प्राइवेट हाथों में आ जाता है, लोगों के हाथों में, मतलब सरकार के हाथों में नहीं है वो, तो उसे हम कहते हैं निजीकरण। निजीकरण की आवश्यकता मुख्य रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के अकुशल होने के कारण अनुभव की गई। भारत सार्वजनिक क्षेत्र के अधिकतर उद्यम हानि उठा रहे थे। अब भारत में जो सार्वजनिक क्षेत्र के ज़्यादातर जो उद्योग थे वो बहुत ही ज़्यादा नुकसान उठा रहे थे और वो काफ़ी अकुशल था। जो सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग थे वो पूरी तरह कुशल नहीं थे, जिसके कारण निजीकरण करने की आवश्यकता महसूस की गई थी। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों से संबंधित अधिकतर निर्णय मंत्रालयों द्वारा लिए जाते हैं, जो निर्णय लेते समय अपने राजनीतिक हितों का अधिक ध्यान रखते हैं। देखो, ज़्यादातर जो निर्णय लिए जाते हैं वो मंत्रियों के द्वारा लिए जाते हैं। तो ऐसे निर्णय लेते समय मंत्री लोग अपने राजनीतिक हितों को, मतलब पॉलिटिक्स को ध्यान में रखते हैं। इसके फलस्वरूप निर्णय लेने में अनावश्यक विलंब होता है, उत्पादन क्षमता का पूरा प्रयोग संभव नहीं हो पाता है और प्रबंधक
पूरी जिम्मेदारी से कार्य नहीं करते हैं, इसलिए उत्पादकता कम हो जाती है। तो ये जो तत्व थे वो सार्वजनिक क्षेत्र को अकुशल बना रहे थे। इसी कारण से निजीकरण की बात की जा रही थी। निजीकरण करने के पीछे का जो विचार था वो यही था कि निजीकरण के फलस्वरूप अर्थव्यवस्था की कुशलता में वृद्धि होगी, प्रतियोगिता बढ़ेगी, उत्पादन की गुणवत्ता तथा विविधता में वृद्धि होगी। इसका उपभोक्ताओं को विशेष रूप से लाभ होगा। इसी के कारण निजीकरण को अपनाया गया था। तो अभी हमने उदारीकरण और निजीकरण के मतलब को समझ लिया है। अभी हम आगे और भी कुछ बातें करेंगे, बट उससे पहले बात करते हैं कि वैश्वीकरण का क्या अर्थ था। तो वैश्वीकरण का शाब्दिक अर्थ स्थानीय या क्षेत्रीय वस्तुओं या घटनाओं के विश्व स्तर पर रूपांतरण की प्रक्रिया से है। जो वैश्वीकरण का शाब्दिक अर्थ है उसका मतलब यही है कि जब क्षेत्रीय वस्तुएं ग्लोबली विश्व स्तर पर जानी जाती हैं तो उसे हम कहते हैं कि उस वस्तु का ग्लोबलाइजेशन हो गया है। ग्लोबलाइजेशन के अंतर्गत हम किसी और देश की वस्तु को किसी और देश में देख सकते हैं। लाइक अमेरिका की कई सारी चीज़ों को हम भारत में यूज़ करते हैं या भारत में उसका प्रयोग करते हैं। भारत की कई सारी चीज़ों का हम किसी दूसरे देश में उपयोग देख सकते हैं। तो ये होता है वैश्वीकरण। इसे एक ऐसी प्रक्रिया का वर्णन करने के लिए भी प्रयुक्त किया जाता है जिसके द्वारा पूरे विश्व के लोग मिलकर एक समाज बनाते हैं तथा एक साथ कार्य करते हैं। यह वसुधैव कुटुंबकम का प्रतीक है। फ्रेंड्स, वैश्वीकरण का मतलब है कि ग्लोबलाइज होना। तो कोई भी वस्तु है या कोई भी चीज़ जब ग्लोबलाइज्ड हो जाती है तो उसको हम कहते हैं कि उसका वैश्वीकरण हुआ है। यह प्रक्रिया आर्थिक, तकनीकी, सामाजिक और राजनीतिक ताकतों का एक संयोजन है। हमने पहले भी पढ़ रखा है कि जो वैश्वीकरण होता है वो आर्थिक भी होता है, तकनीकी भी होता है, सामाजिक भी होता है और राजनीतिक भी होता है। वैश्वीकरण का उपयोग अक्सर आर्थिक वैश्वीकरण के संदर्भ में किया जाता है। वैसे जब भी वैश्वीकरण का हम यूज़ करते हैं तो उसका ज़्यादातर उपयोग हम आर्थिक वैश्वीकरण के संदर्भ में करते हैं, अर्थात व्यापार, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, पूंजी प्रवाह और प्रवास के रूप में करते हैं। फ्रेंड्स, कई बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है कि 1990 के दशक की आप समस्याओं का वर्णन कीजिए, उसके लिए सुधारों की प्रकृति का वर्णन कीजिए और इससे भारतीय अर्थव्यवस्था पर जो सुधार हुए उससे भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा है उसका वर्णन कीजिए। तो देखिए, सबसे पहले आप समस्याओं को बता देंगे, उसके बाद आप जो अभी हमने सुधारों की बात की, सुधारों के अंतर्गत अभी हमने बात की उदारीकरण की, निजीकरण की और वैश्वीकरण की। इन तीनों को आप सुधारों के अंतर्गत रखते हुए विस्तार से इनका वर्णन करेंगे। आप ऊपर लिख देंगे कि 1990 के दशक में जो नई आर्थिक नीति अपनाई गई उसमें कुछ सुधार किए गए, जैसे कि उदारीकरण को अपनाया गया, फिर आप उसको विस्तार से बताएंगे, निजीकरण और फिर वैश्वीकरण। इसके अलावा क्वेश्चन आता है कि अर्थव्यवस्था पर इसका क्या प्रभाव पड़ा। तो अब हम इसी की बात करते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण का क्या प्रभाव पड़ा। तो सबसे पहला प्रभाव ये था कि उदारीकरण की नीति के अंतर्गत उच्चतम प्राथमिकता वाले उद्योगों को विदेशों से टेक्नोलॉजी का, प्रौद्योगिकी का आयात करने के लिए सरकार से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं रही। अब उन्हें अब ज़रूरी नहीं था कि उन्हें पहले परमिशन लेनी पड़े सरकार से, तभी वो टेक्नोलॉजी को आयात कर सकते हैं। तो अब ऐसी कोई भी परमिशन की आवश्यकता नहीं रही। इसके अलावा उद्योगों के विस्तार की स्वतंत्रता। उदारीकरण नीति के अंतर्गत विद्यमान उद्योगों के विस्तार के लिए सरकार से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं रही। अब पहले क्या होता था कि अगर किसी को अपना उद्योग, अपनी इंडस्ट्री को बड़ा बनाना है तो सरकार से परमिशन लेनी पड़ती थी, बट अब इसकी ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं रही उदारीकरण की नीति अपनाने के बाद। औद्योगिक लाइसेंसिंग तथा पंजीकरण की समाप्ति। तो इसका एक परिणाम या इसका एक प्रभाव ये पड़ा कि अब 6 उद्योगों, रक्षा उपकरण, शराब, औद्योगिक विस्फोटक, सिगरेट, खतरनाक रसायन और औषधियाँ, इन 6 उद्योगों को छोड़कर शेष जितने भी उद्योग बचते हैं सभी उद्योगों को लाइसेंसिंग से
मुक्त कर दिया गया। मतलब इन 6 उद्योगों को छोड़कर अगर किसी भी चीज़ के लिए उद्योग लगाया जाता है तो उसके लिए लाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं रही। तो ये किसका प्रभाव है? ये नई आर्थिक नीति के द्वारा किया गया एक सुधार ही है, जिसे हम प्रभाव के रूप में पढ़ रहे हैं। इसके अलावा कार्य प्रदर्शन में वृद्धि। अब उदारीकरण की प्रक्रिया अपनाई गई, निजीकरण की प्रक्रिया अपनाई गई, जिससे ये हुआ कि अब जो उद्योग हुआ करते थे सार्वजनिक क्षेत्र में पहले, अब जब उनका निजीकरण हो गया, जब उदारीकरण हो गया, तो उनके कार्य प्रदर्शन में काफ़ी वृद्धि देखने को मिली। अब जो सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग थे वो उतनी अच्छी तरह से कुशलता से काम नहीं कर पाते थे, उनका जो परफॉर्मेंस था वो उतना अच्छा नहीं था। बट जब वो प्राइवेट हाथों में आ गया, प्राइवेट सेक्टर में वो उद्योग आ गया, तो देखा गया कि कार्य प्रदर्शन में वृद्धि हुई। इसके अलावा दक्षता में वृद्धि। अब जब निजीकरण के तहत प्राइवेट कंपनियों को कई सारे उद्योग दे दिए गए तो दक्षता में वृद्धि हुई। जो निजी कंपनियां थी वो उस कार्य को और भी अच्छे तरीके से कर पा रही थीं। इसके पीछे का कारण ये था कि कई बार जब सरकार बजट बनाती थी तो वो अपने सार्वजनिक उद्यम को या उद्योग को पर्याप्त मतलब पूंजी नहीं दे पाती थी। बट प्राइवेट सेक्टर में होता ये है कि वो अपनी ज़रूरत के हिसाब से उत्पादन करते हैं और उसमें अच्छे से पूंजी लगा पाते हैं। बट सरकार की कोशिश होती है कि पूरे देश की जनता के लिए किया जाए वो काम, तो ऐसे में वो काम सही से भी नहीं कर पाती कई बार। इसके अलावा भ्रष्टाचार पर रोक भी लगी। अब पहले जब सरकार के नियंत्रण में सारी चीज़ें थी तो जो ब्यूरोक्रेट्स थे, जो बड़े ऑफिसर्स हुआ करते थे, अधिकारी वगैरह, इनके बीच भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा था। हर आदमी मतलब भ्रष्टाचार कर रहा था। बट जब वो चीज़ प्राइवेट सेक्टर में आ गई तो प्राइवेट सेक्टर में कंपनी का मेन उद्देश्य होता है मुनाफा कमाना, जिसके तहत वो काफ़ी अच्छे से निगरानी रखती है अपने कर्मचारियों के ऊपर। तो इसमें ऐसे में भ्रष्टाचार पर भी, जो सरकार के अंदर भ्रष्टाचार हो रहा था उस पर भी काफ़ी रोक लगी। तो ये भी एक प्रभाव था नई आर्थिक नीति का। इसे हम सुधार भी कह सकते हैं। अगर क्वेश्चन कहता है सिर्फ सुधार ही बताओ तो आप इसे सुधार के रूप में भी लिख सकते हो। इसके अलावा एक प्रभाव ये पड़ा कि मुक्त व्यापार को बढ़ावा मिला। मुक्त व्यापार का मतलब होता है पहले जब कहीं से विदेशों से कोई माल आता था तो उसके ऊपर काफ़ी टैक्स लगाया जाता था, या विदेशों में अपना माल भेजना है तब भी उसके ऊपर टैक्स लगाया जाता था। इतना आसान नहीं था, कई सारे प्रतिबंध थे कि आप उस देश से सामान नहीं आयात कर सकते। तो ये जो बैरियर्स थे, ये जो प्रतिबंध थे, इनको हटा दिया गया और फ्री ट्रेड को, मुक्त व्यापार को बढ़ावा दिया गया। इसके अलावा सूचना प्रवाह आसान हो गया। अब एक देश से दूसरे देश में सूचनाओं का पहुंचना काफ़ी आसान हो गया है। सूचना प्रौद्योगिकी में काफ़ी क्रांति देखने को मिली। अब वैश्वीकरण की नीति को भी भारत ने अपना लिया था, एक विचार को अपना लिया था, जिसके तहत एक देश से दूसरे देश में जो सूचना का प्रवाह था, स्पेशली भारत से किसी देश में सूचना का प्रवाह वो काफ़ी बढ़ गया। दूसरे देशों की सूचनाएं भारत में काफ़ी आसानी से आने लगी। सूचना प्रवाह का मतलब ये भी है कि किसी चीज़, कोई टेक्नोलॉजी है तो वो भी इसमें शामिल है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक विनिमय। भारत की संस्कृति का विदेशों में प्रसार हुआ और विदेशों की संस्कृति का भारत में फैलाव हुआ। मतलब मल्टीकल्चरलिज्म देखने को मिला, बहुसांस्कृतिकवाद देखने को मिला। तो ये भी एक प्रभाव था वैश्वीकरण, उदारीकरण और निजीकरण का। तो नई आर्थिक नीति के तहत ये प्रभाव अर्थव्यवस्था के ऊपर पड़े थे। फ्रेंड्स, अगर आपसे वो क्वेश्चन करता है कि सिर्फ सुधार बताइए, तो इन प्रभावों को आप सुधार के रूप में भी बनाकर कर सकते हैं। बाकी आपको करना यही है कि इंट्रोडक्शन में आप प्रॉब्लम्स को बताएंगे और जो भी बातें मैंने आपको बताई इंट्रोडक्शन के रूप में वो आप स्टार्टिंग में बता देंगे। उसके बाद समस्याओं को अच्छे से बताएंगे। उसके बाद ये जो सुधार हुए, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, इन तीनों को विस्तार से बताते हुए इनके प्रभाव को बता देंगे सुधारों के रूप में। तो इससे आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन जो भी आएगा इस चैप्टर से बन के वो अच्छी तरह तैयार हो जाएगा। आई होप फ्रेंड्स आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।